नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का। अपना यूनिट 3 जो है उस पर यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है उसको अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं यूनिट 1 और 2 को, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। फर्स्ट ईयर का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग सभी के लिए है, IDD, HI और VI है ना, पेपर नंबर 4 है। इसके अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ना, जो आपका यूनिट 3 है उसके अंतर्गत दिखाया जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है ना। तो इस पर बात होगी आपके शिक्षा मनोविज्ञान की। तो कहेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान हम कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि जो भी शैक्षिक क्रियाकलाप होगा, यानी कि मानव का शैक्षिक वातावरण है ना, मानव का शैक्षिक वातावरण, कैसे मानव सीखता है ना, कौन कौन से शैक्षिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी होते हैं, है ना, कौन कौन से शैक्षिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार, उसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि जो भी शैक्षिक समस्याओं का समाधान होगा, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम है ना, अनुशासन है ना, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की विधियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जो भी शैक्षिक परिस्थितियां हैं, व्यक्ति के व्यवहार का जो है वो अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि स्किनर ने क्या परिभाषा दी शिक्षा मनोविज्ञान की। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या है कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का है ना अध्ययन करेगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करेगा? शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करेगा और शिक्षा मनोविज्ञान से सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान, शिक्षा से सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान से व्यवहार संबंधी विज्ञान जो है उसको ग्रहण किया जा सकेगा। यानी कि शिक्षा से क्या होगा? शिक्षा से सामाजिक प्रक्रिया होगी, और कह सकते हैं जो हमारा मनोविज्ञान है, इससे बच्चे के व्यवहार संबंधी विज्ञान को है उसको जाना जा सकेगा, व्यवहार संबंधी विज्ञान को ग्रहण किया जा सकेगा। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शिक्षा में है ना, शिक्षा के अंतर्गत गांधी जी का कथन क्या था? तो गांधी जी ने कहा था कि मन, आत्मा, व्यक्ति का शरीर, मन, आत्मा है ना, इसका समुचित विकास करना, व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का समुचित विकास करना आपका शिक्षा के अंतर्गत आता है ना। तो ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान होगा, जहाँ पर शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना और शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के अंतर्गत आपका सामाजिक और आपका मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, बच्चे के व्यवहार संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा। तो ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार को है ना, मानव के व्यवहार को बेहतर बनाया जाएगा। जो भी
इसकी खोज होगी, है ना, जो भी इसका खोज होगा, जो भी निरीक्षण होगा, उसके तथ्यों को बेहतर बनाया जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी शैक्षिक पद्धतियां हैं, शिक्षकों की शैक्षिक पद्धतियां, है ना, समस्या समाधान पद्धति, और इन सभी पद्धतियों का प्रतिपादन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। जो भी शैक्षिक सिद्धांत हैं और कह सकते हैं कि जो भी प्रयोग हैं, है ना, उनका आधार प्रदान करना, ये सारी चीज़ें जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इसमें बच्चे का वंशानुक्रम, हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम, विकास, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व, है ना, विशिष्ट बालक, अधिगम प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके शिक्षा मनोविज्ञान के ही अंतर्गत शामिल होती हैं। यानी कि बच्चे का विकास, बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, ये सारी चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं। इनको हम कह सकते हैं कि कैसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ लगाई जाएंगी, मापन और मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, है ना, रिसर्च कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें आपके शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। इसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो सहायक होता है। यहीं पर जो उसकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है, उसके कार्यक्षेत्र का वर्णन किया जा सकता है। शिक्षक कौन है, कैसा है, कैसी शिक्षा दे रहा है, छात्रों को सहायता प्रदान करना, उनके व्यवहारों को समझना, है ना, उनके कह सकते हैं कि उन्हें सहनशील और धैर्य, है ना, प्रदान कराना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता, या हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति है, इनके शिक्षकों को कह सकते हैं कि कैसे इस बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, माफ़ कीजिएगा, शिक्षक नहीं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से सिद्धांत, सीखने की समस्याएं, है ना, और सीखने में कैसे चीज़ों को प्रभावित किया जाएगा, कैसे उनको दूर करके उनके उपायों की जो जानकारी है वो प्रदान की जाएगी, है ना, और छात्रों को सीखने के जो अवसर हैं वो कैसे प्राप्त कराए जाएंगे। कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान कराता है। संसार में कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट तरीके का है, विशिष्ट आकार का है, इसमें अत्यधिक भिन्नता, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है, और छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना ये किसके अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसी में जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण होगा वो भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चों के स्तरों के अनुसार किया जाएगा, बच्चों के स्तरों के अनुसार किया जाएगा। जो भी मनोवैज्ञानिक सहायता होगी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त कराई जाएगी। सीखने के तरीके, है ना, आवश्यकता क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएंगी। कह सकते हैं कि मापन और मूल्यांकन, तो मापन और मूल्यांकन में जो भी वर्तमान प्रणाली है उसके आधार पर बच्चा का डर, चिंता, नकारात्मक प्रणाली, है ना, इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए बच्चे को क्या करेंगे, हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, बच्चे का मापन करेंगे। अगर बच्चे को उपचार देना है तो उपचारात्मक शिक्षा दे करके हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। बच्चे के लिए कह सकते हैं कि नए तरीक़ों से सिखाना, ड्राइंग कराना, है ना, और सामाजिक गतिविधियाँ, गणित, विज्ञान, है ना, इन भाषा, साहित्य, इन सभी चीज़ों को सीख करके बेहतर बनाना, और जो भी योगदान है बच्चे को लेकर के उसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास और बहुमूल्य योगदान देना, यह आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका 3.2 की, जहाँ पर भैया थॉर्नडाइक जी आपके हुए, है ना, थॉर्नडाइक जी हुए, जहाँ पर आपके पावलाव जी हुए, है ना, पावलाव जी हुए, जहाँ पर आपके बैंडूरा जी हुए, है ना, बैंडूरा जी हुए, जहाँ पर आपके पियाजे जी हुए, है ना, और आपके वाइगोत्स्की जी, वाइगोत्स्की, है ना, इतने लोगों को हमें पढ़ना है। ये हमारे सीखने के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, सीखने के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बच्चे को हम इन्होंने जो भी थ्योरीज़ दी हैं, जो भी इन्होंने प्रयोग किए हैं, है ना,
इनका जो प्रयोग है हम बच्चे पर लागू करके बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो थॉर्नडाइक जी का सिद्धांत, सबसे पहले हम लोग थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो इनका नाम क्या है, E.L. थॉर्नडाइक, NDIKE, E.L. थॉर्नडाइक। इसमें हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में हम कह सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, है ना। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक जी ने प्रयोग किया बिल्ली पर, है ना। किस पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया, है ना। और कह सकते हैं कि जो भी ये हमारे बच्चे हैं जो इन्होंने प्रयोग किया था उसमें ये बताया, अभी मैं इसको बच्चे से जोड़ लूँगा कि कैसे बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है ना। पहले इनके आप प्रयोग को सुन लीजिए, क्या थॉर्नडाइक जी ने प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया और कहा कि जो भी विशेष अवस्था है, अगर बच्चा उद्दीपक को देख रहा है तो प्रेरित प्रतिक्रिया करेगा, यानी कि रिस्पॉन्स देगा, है ना। इसीलिए SR थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्या किया इन्होंने, बिल्ली जो भूखी थी उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया, और जब भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया तो क्या हुआ कि बिल्ली के सामने भोजन को रखा गया, है ना। अब बिल्ली क्या कर रही है कि पिंजड़े में हर जगह पर भैया क्या कर रही है, कूद रही है। अचानक से बिल्ली का पैर एक लीवर पर पड़ा और खट से दरवाज़ा जो था वो खुल गया। अब क्या हुआ कि बिल्ली ने भोजन ग्रहण कर लिया। ये प्रतिक्रिया 3 से 4 बार जो है उसको कह सकते हैं उसका प्रयास किया गया, बार बार उसको कराने का प्रयास किया गया, है ना। 3 से 4 बार जो ये प्रतिक्रिया है उनको दोहराया गया और बार बार गतिविधियों को कराने का प्रयास किया गया। देखा गया कि बिल्ली अब दरवाजे को जो है वो एक बार में ही या 2 बार में ही या कम बार में ही खोलने लगी है ना। हम कह सकते हैं कि इसका शिक्षा में क्या महत्व होगा, है ना। आखिरकार ये जो प्रयोग किया गया थॉर्नडाइक जी के द्वारा, इसका शिक्षा में क्या महत्व होगा, तो हम कह सकते हैं कि सीखने की क्रिया जो है वो सरल हो जाती है। इस विधि से जो सीखने और सिखाने की जो क्रिया होती है वो काफ़ी सरल हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा बार बार स्वयं से अपनी क्रियाओं को करना सीख रहा है। इसके अंतर्गत सीखने का जो बल है उस पर कार्य होगा, जो भी कह सकते हैं कि ये सिद्धांत है ना, मंदबुद्धि बालकों के जो सिद्धांत है उन पर कार्य होगा। कह सकते हैं कि बच्चे का जो भाषा है ना, उसको बेहतर बना सकते हैं, जो भी शुद्ध उच्चारण है ना, उसको हम बेहतर बना सकते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं धैर्य और परिश्रम के गुण जो है वो विकसित किए जा सकते हैं, है ना। और अगर हम कहें कि अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को, तो हम बार बार उन क्रियाकलापों को दोहरा करके और हम भैया उनको कोई भी उद्दीपक दे करके, है ना, उन कार्यों को करा सकते हैं। थॉर्नडाइक जी ने मुख्यतः 3 नियम दिए, अगर हम बात करें सीखने के, उन्होंने मुख्यतः 2 नियम दिए। 2 नियम में से आपका मुख्य नियम, है ना, और आपके गौड़ नियम, मुख्य नियम और आपके गौड़ नियम। अगर मुख्य नियम की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 नियम दिए गए। एक आपका तत्परता, है ना, एक आपका तत्परता, है ना, एक आपका अभ्यास, एक आपका तत्परता, एक आपका अभ्यास, एक आपका प्रभाव। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम दिया। तत्परता के नियम में इन्होंने बताया कि अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर है, पहला नियम तत्परता का नियम, यदि बच्चा सीखने के लिए तत्पर है, कार्य करने के लिए तत्पर है, तो भैया उसको अधिगम अगर कराया जाएगा तो उस अधिगम को बेहतर बनाया जा सकता है। यानी कि बच्चा आंतरिक रूप से, है ना, अगर सीखने में रुचि ले रहा है, तत्परता दिखा रहा है, तो भैया बच्चा बेहतर रूप से कार्य को कर सकता है, बेहतर रूप से कार्य को बेहतर बना सकता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं अभ्यास का नियम, है ना। अभ्यास के नियम के अंतर्गत जो भी सिद्धांत होगा, है ना,
किसी को बार बार चीज़ों को अभ्यास कराया जाए, मान लीजिए बच्चे को हम रोज़ डॉट टू डॉट अभ्यास करा रहे हैं, बार बार अभ्यास करा रहे हैं, तो ये जो अभ्यास का नियम कहता है कि हम बच्चे को एक बेहतर अभ्यास करा सकते हैं, बेहतर सीखने के जो संसाधन है वो उपलब्ध करा सकते हैं। इससे होगा क्या कि हम बार बार जब बच्चे को एक ही अभ्यास कराएंगे तो बच्चा चीज़ों को बेहतर सीखेगा, है ना। ऐसे ही प्रभाव का नियम, प्रभाव के नियम में जो भी अधिगम होगा वो सहज और प्रभावशाली ढंग से कराया जाएगा, है ना। बच्चा सुखद अनुभव कर सके और संतोषजनक भावना जो है वो जागृत हो सके। सकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत बालक उस चीज़ को सीख पाएगा और जो भी बालक का सुखद अनुभव है ये इसको बेहतर बना पाया जाएगा। तो ये आपके तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के नियम के अंतर्गत। ऐसे ही आपका गौड़ नियम, इसमें आपका बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, सहस्त्र परिवर्तन का नियम और मानसिक स्थिति का नियम। तो ये आपके 5 नियम जो हैं ये गौड़ नियम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से अगर पूछता है कभी भी तो मुख्य नियम के बारे में ही पूछा जाता है, आप मुख्य नियम के बारे में ही अच्छे से आप लिखोगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, दूसरा आपका था पावलाव का प्रयोग। पावलाव का प्रयोग, है ना। पावलाव ने प्रयोग किस पर किया, तो आप कहोगे सर डॉग पर किया। किस पर किया, डॉग पर किया, है ना। ऐसे याद कर लेना लिख करके, पावलाव डॉग, तो आप नहीं भूलोगे, है ना। पावलाव का जो नियम था उन्होंने किस पर किया, प्रयोग था सॉरी, वो किस पर किया, डॉग पर किया, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि डॉग की जो लार ग्रंथि होती है ना, उसको काटा और उसको काट करके एक बीकर में डाल दिया। किस में डाल दिया, बीकर में डाल दिया, है ना। किस में डाल दिया, बीकर में डाल दिया। अब क्या कर रहे थे कि जो भी कुत्ता था वो काफ़ी भूखा था, है ना। भूखे कुत्ते को क्या किया कि एक जगह पर क्या किया उन्होंने, बांध दिया। और जो भी कुत्ते की लार है ना, लार ग्रंथि जो होती है उसको काट करके कहाँ डाल दिया, एक बीकर में डाल दिया। जो भी आपकी कांच की ट्यूब नली एकत्रित, जहाँ पर जाकर के लार एकत्रित हो, बीकर को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पर एक ट्यूब नली हम कह सकते हैं, जहाँ पर लार जाकर के एकत्रित हो जाए, है ना, जहाँ पर लार जाकर के एकत्रित हो जाए। तो ये आपकी जो लार एकत्रित हो जाएगी, इसमें क्या होगा कि अब कुत्ते के सामने गोश्त या मछली का टुकड़ा जो था उसको रखा गया। अब क्या कर रहा है कुत्ता कि मछली के टुकड़े को देख करके लार गिरा रहा है। पहली बार कुत्ते ने क्या किया, डॉग ने क्या किया कि मछली के टुकड़े को देख करके क्या गिराई, लार गिराई, है ना। फिर क्या किया गया, डॉग को क्या किया गया, डॉग को जोड़ दिया गया आपके घंटी से। क्या किया गया कि पहले घंटी बजाई गई, है ना। फिर क्या किया गया कि मछली का टुकड़ा रखा गया, है ना, या भोजन रखा गया हम कह सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि 2-3 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई। तो ये देखने को मिला कि डॉग क्या कर रहा था, घंटी की आवाज़ पर ही, है ना, अपनी लार जो था वो निकालना शुरू कर रहा था, है ना। घंटी की आवाज़ पर ही डॉग ने क्या किया, लार को निकालना शुरू किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना, क्या नाम इसका, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना। तो ये जो आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसमें हम कह सकते हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति की जो अनुकूलित अनुक्रिया है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो पशु पक्षी हो, है ना, हम सभी को अनुकूलित करके, है ना, चीज़ों की अनुकूलित अनुक्रिया करके, यानी कि हम कह सकते हैं अगर कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, आपसे नमस्ते नहीं कर रहा है, आप क्या करोगे, उससे बार बार आप नमस्ते उससे करवाओगे, है ना। फिर उसके बाद में जैसे आप कहोगे, जो भी आप इंडिकेट चीज़ों को कर रहे होगे, है ना, या हम कह सकते हैं कि मान लीजिए जब हम जाते हैं तो हमारे पीछे से जब बहुत तेज़ आवाज़ आती है तो हम कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा जो है वो ट्रक या गाड़ी वगैरह होगा, है ना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मोटरसाइकिल होती है। इसमें क्या कह सकते हैं कि हमारे मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, या हम कहीं पर जा रहे हैं, ऐसे हम आपको समझा दिए। मान लीजिए हम कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ पर हमको समोसा मिल रहा है, ठीक है। और हम जब घर से निकले तो समोसा जैसे ही सोचा, हमारे मुंह में क्या आ गई, लार आ गई, है ना। हम फिर क्या हुआ, गए, हमने समोसा खाया। दूसरे दिन क्या हुआ, जब हम जैसे ही पहुँचे, जैसे ही हमने देखा कि दुकान बंद है, लेकिन जब हम घर से निकले थे तो लार आई थी। ऐसे ही क्या हुआ
कि हम जब तीसरे दिन पहुँचे तो क्या हुआ, फिर से हमको दुकान बंद मिली, है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि जो लार थी वो धीरे धीरे हमारा आना बंद हो गई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपकी अनुकूलित अनुक्रिया है, इसमें हम दूसरी अनुक्रिया को जोड़ सकते हैं और बच्चों की बुरी आदतों, बच्चं के व्यवहार और आचरण को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। जो भी अस्वस्थ बालक हैं, है ना, इनके बालकों के इलाज को, है ना, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। भय, है ना, इसको कम किया जा सकता है, बच्चों के भय को कम किया जा सकता है ना। बच्चों के जो भी सिद्धांत है उन पर बल दिया जा सकता है। इसका लक्ष्य होगा बालकों को शिक्षा देना और भैया उसे समय समय पर चीज़ों को बेहतर बनाना। अगर पुनरावृत्ति बच्चा कर रहा है तो पुनरावृत्ति पर भी बल दिया जाएगा। समय समय पर पढ़ाते समय हमें बच्चों को क्या कराना चाहिए, पुनरावृत्ति करानी चाहिए, यानी कि दोहराना चाहिए चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके स्किनर का सिद्धांत। किसका? स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताओगे सर स्किनर ने दिया। इन्हें भैया कंडीशनिंग का जनक कहा जाता है। इन्होंने अधिगम के क्षेत्र में, है ना, अधिगम के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया और अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, है ना, इसकी क्रियाशीलता को सिखाने के लिए उत्तरदायी ये देखने को मिला। आपका स्किनर का, जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑपरेंट कंडीशन, है ना, या क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, है ना। तो ये जो नाम है हम लोग कह सकते हैं इसके अंतर्गत बार बार कह सकते हैं कि उद्दीपक से जुड़ा हुआ जो भी व्यवहार, जिसके पश्चात सुखमय और उद्दीपक से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होगा उसको बार बार, है ना, दोहरा करके हम चीज़ों को संभव बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसके अंतर्गत स्किनर ने जो भी प्रयोग किया, है ना, स्किनर ने जो भी प्रयोग किया किस पर किया? चूहे पर किया, है ना। स्किनर ने जो भी प्रयोग किया और चूहे पर प्रयोग किया और कहा क्रिया प्रसूत व उद्दीपन प्रसूत का सिद्धांत भी हम इसको कह सकते हैं, है ना। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर किया। और चूहे को क्या किया? एक लीवर बॉक्स में क्या किया? चूहे को बंद कर दिया। एक लीवर बॉक्स में चूहे को बंद कर दिया। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट की आवाज़ होती थी। जब लीवर पर यहाँ मान लीजिए यहाँ पर लीवर था और इसका जैसे ही पैर पड़ा तो भैया खट की आवाज़ होती थी और जो था दरवाज़ा वो खुल जाता था। चूहा था काफ़ी भूखा, तो क्या होता था कि उसको एक दाना जो है वो मिल जाता था, है ना। तो ये जो आपका कह सकते हैं कि पुरस्कार के रूप में जब उसने कार्य किया, जब उसको भूख लगी, है ना, तो उसने क्या किया कि जैसे ही लीवर पर पैर रखा एक दाना खट्ट से गिरा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में देखने को मिलेंगी। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके प्रयोग से शिक्षा में तो जो भी शिक्षा होगी उसमें शब्द भंडार जो है बच्चे की उसमें वृद्धि हो सकेगी। जो भी सीखने के व्यवहार हैं, है ना, इनको बेहतर बनाया जा सकेगा। उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार को सही किया जा सकेगा, है ना, या छोटे छोटे पदों को में चीज़ों को विभाजित किया जा सकेगा, है ना। इसमें कह सकते हैं कि सीखने की गति और असफलता जो होगी वो बेहतर हो पाएगी, है ना। बच्चों के पुनर्बलन को जोर मिलेगा। पुनर्बलन के आधार पर हम बच्चे को बेहतर कार्य करा सकेंगे। तो ये आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट था, उस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हैं हम लोग इसको, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं बेंडूरा जी का प्रयोग, है ना, बंडूरा का प्रयोग, है ना। बंडूरा जी का कहना ये था कि बच्चा समाज में रह करके अवलोकन के माध्यम से, नकल के माध्यम से, आदर्श व्यवहार के माध्यम से एक दूसरे के साथ सीखता है और कार्य को करता है। इसके लिए सामाजिक अधिगम जो है वो कराया जाता है। हम कह सकते हैं कि बंडूरा ने प्रयोग किस पर किया? तो बंडूरा ने प्रयोग किया एक बेबी डॉल पर, है ना, बेबी डॉल पर बंडूरा जी ने प्रयोग किया। और इन्होंने क्या किया था कि सामाजिक मूल्य यानी कि सोशल वैल्यू पर आधारित इनका ये सिद्धांत बच्चों के व्यवहार को दर्शाता है। इन्होंने क्या किया कि 3 पिक्चर दिखाई, ठीक है, 3 ग्रुप बनाए,
3 ग्रुप बनाए, ये मान लीजिए ग्रुप बन गए, है ना, ये ग्रुप बन गए, ये ग्रुप बन गए, और इन्होंने क्या किया, कुछ ग्रुप में बच्चों को क्या दिखाई, पिक्चर दिखाई, है ना, बोबो डॉल की पिक्चर दिखाई, बेबी डॉल की पिक्चर दिखाई। इसमें क्या कर रहा था चीज़ों को, इसमें क्या कर रहा था, इस ग्रुप में जब देखा तो बोबो डॉल को मारा जा रहा था। इस ग्रुप के बच्चों ने देखा कि बोबो डॉल से प्यार किया जा रहा था, स्नेह किया जा रहा था, और इस ग्रुप के बच्चों ने देखा कि बोबो डॉल से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी जा रही थी, वो शांति से बोबो डॉल बैठी थी। तो क्या हुआ कि सभी को जब एक कमरे में बेबी डॉल के सामने या बोबो डॉल के सामने ले जाया गया, तो सभी ने जैसा जैसा उस पिक्चर में देखा था वैसी ही प्रतिक्रिया उन्होंने उस बेबी डॉल के साथ में की। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो भी हमारे बच्चे हैं, है ना, इनको बेहतर बनाने के लिए हम अगर समाज में जो चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाएंगे तो हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो व्यवहार, सामाजिक कह सकते हैं पुनर्बलन, है ना, इनको देखते हुए बच्चे को हम बेहतर बना सकते हैं, और बच्चे को नकल, अवलोकन और आदर्श व्यवहार के माध्यम से हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में आपका कह सकते हैं जीन पियाजे, क्या होगा, जीन पियाजे, जीन पियाजे, है ना, इनका जो सिद्धांत है हम कहेंगे कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत, है ना। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले, तो भैया स्विट्जरलैंड के रहने वाले आपके जीन पियाजे, है ना। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की इतनी 4 अवस्थाएं बताई। कहा इन्होंने कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा, है ना, उसके संज्ञानात्मक पक्ष में जो है वो प्रवीणता आती जाएगी। बच्चा उद्दीपक, कल्पना, स्मरण, ध्यान, चिंतन, है ना, समस्या समाधान, इन सभी चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाएगा। और जो भी जीन पियाजे जी थे, इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया, है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है उसको प्रतिपादित किया गया। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी किसको कहा जाता है, आपके जीन पियाजे को कहा जाता है। इन्होंने कहा कि 4 अवस्थाओं में से पहली अवस्था आपकी संवेदीगामक अवस्था, है ना, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं जो थी इन्होंने बताई, जिसमें से अगर हम कह सकते हैं संवेदीगामक अवस्था, तो हम कहेंगे जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होगी वो संवेदीगामक अवस्था की होगी, है ना। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होगी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। 11 से 14 वर्ष की जो अवस्था होगी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी। तो 0 से 2 वर्ष की जो आपकी अवस्था है ना, जिसको हम लोग कहेंगे आपका संवेदी गामक अवस्था। तो यहाँ पर बच्चा आँख, कान, नाक, है ना, इनके माध्यम से सीखता होगा, है ना। वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो बच्चे में आ जाता है। बच्चा जो है वो स्कीमा में चीज़ों को परिवर्तित कर लेता है, और जो भी बच्चा है प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देख करके बेहतर बना सकता है। ऐसे ही आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था जिसको कहेंगे, इसको हम लोग खिलौने की आयु भी कहेंगे। और यहाँ पर बच्चा अक्षर लिखना, रंगों की पहचान करना, है ना, इन सभी चीज़ों को बेहतर रूप से करना सीख जाता है। ऐसे ही आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें कहेंगे 7 से 11 वर्ष की जिसकी अवस्था, और इसमें भैया मूर्त चिंतन करना बच्चा सीख जाता है। बच्चा देख करके आकार, भार, क्रम, है ना, इन चीज़ों को समझ पाता है ना। तारीख हुआ, महीना हुआ, है ना, आरोही अवरोही, छोटे बड़े का ज्ञान जो है बच्चे में हो जाता है, और बच्चा तर्क संगत करना सीख जाता है। ऐसे ही आपका अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष की जो अवस्था है, इसके अंतर्गत अमूर्त चिंतन करना, तार्किक चिंतन को बेहतर करना, है ना, समस्या समाधान का निर्णय लेना, है ना, क्षमता को विकसित करना, निर्णय स्मरण और मनन, है ना, समस्या समाधान करने की जो क्षमता है वो आपकी औपचारिक यानी कि औपचारिक, या इसको हम लोग अमूर्त भी बोलते हैं, है ना। औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह आपकी 11 से 14 वर्ष की अवस्था। इसके बाद में हम बात करते हैं वाइगोत्स्की।
तो हम कहेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो कि वाइगोत्स्की जी के द्वारा दिया गया। इन्होंने भैया ZPD, है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग ZPD कहते हैं, इनके निकट विकास के क्षेत्र के सिद्धांत को हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। इसके अनुसार छात्रों को अधिगम करवाना, उसका विकास करना, है ना, दिशा निर्देश जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ZPD के अंतर्गत आती हैं, जिसमें वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो ZPD के अंतर्गत आता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कहा गया कि बच्चा समाज में रह करके अपनी संस्कृति के अनुसार चीज़ों को सीखता है, यानी कि इनके सिद्धांत में बालक के समाज और संस्कृति के अनुकरण की बात की गई, नकल की बात की गई, और समाज में रह करके अंतःक्रिया करता है बच्चा। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में इसका प्रतिपादन करके बताया, कहा कि जो हमारा बच्चा है उसको हम लोग क्या ZPD, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, और इसके फोल्डिंग जिसको हम लोग पाण बोलते हैं, है ना, बच्चे को निकटवर्ती विकास के क्षेत्र, है ना, उन पर ध्यान देते हुए, मोर नॉलेजेबल अदर, है ना, अधिक जानकार व्यक्ति, है ना, इन पर ध्यान देते हुए ज्ञान, अनुभव और कौशल को बेहतर बनाया जाता है ना, और बच्चे को पाठ दे करके, यानी कि इसके फोल्डिंग दे करके बच्चे को हम लोग उसकी संस्कृति और समाज के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं, और जो भी अधिगम है इसके लिए बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए बच्चे का संज्ञानात्मक विकास का गुण, है ना, जो विद्यमान है, इनके गुणों को बेहतर बनाना, समाज की संस्कृति को बेहतर बनाना, है ना, अंतःक्रिया भाषा और सामाजिक संस्कृति को महत्वपूर्ण बनाना आपका ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग सामाजिक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत लाते हैं। हम कह सकते हैं कि आपके ZPD में शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है। वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है ना, इसमें बच्चे को अगर अधिगम कराया जा रहा है तो किसके अंतर्गत, आपके ZPD के अंतर्गत कराया जा रहा है, और जटिल प्रक्रिया को सरल बनाना, है ना, प्रभावशाली बनाना, लाभदायक बनाना, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ZPD के अंतर्गत आती हैं। इसमें हम कह सकते हैं आपका नेक्स्ट जो आपका 3.3 है, इसमें सीखने की शैलियों की बात होती है। सीखने की शैलियाँ, सीखने की शैली, इसकी बात होती है। तो हम कहते हैं कि जो भी बच्चे हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से जो भी हमारे बच्चे हैं, उनके जो सीखने की शैलियाँ हैं और जो भी सारणी है ना, ये अलग अलग होती है। भौतिक वातावरण पर ध्यान केंद्रित करना, है ना, नैतिक मूल्यों का विकास करना बच्चे की, ये सारी चीज़ जो हैं सीखने की शैलियों के ही अंतर्गत आती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो अलग अलग माध्यम से सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रिंट लर्नर होते हैं। प्रिंट लर्नर होते हैं यानी कि प्रिंट यानी कि देख करके चीज़ों को पसंद करते हैं, जिनकी अवधारणाएं, है ना, समय, प्रिंट, है ना, शिक्षार्थी जो भी हैं ये इसके बारे में जानकारी प्रदान करना, पढ़ना लिखना पसंद करना, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसमें बच्चा चित्र के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, है ना, चीज़ों को सीख रहा है। इसमें जो भी अवधारणाएं हैं, इसको प्रस्तुत करने का समय, पाठ्यक्रम को संदर्भित करने का समय, पाठ्यक्रम के अंदर उदाहरण का उपयोग, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके प्रिंट लर्नर के अंतर्गत आती हैं। इसमें विजुअल लर्नर कुछ होते हैं, है ना, कुछ देख करके चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हम विजुअल चीज़ों को दिखा करके पर्दा या बोर्ड के माध्यम से, है ना, बच्चे को बेहतर बना सकते हैं, उसकी अवधारणा को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो टेप दिखा करके, पारदर्शिता को दिखा के, स्लाइड को दिखा के, है ना, ग्राफिक्स को दिखा करके, है ना, उनकी कौशल और कल्पना को बेहतर करके हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ऑडियो की, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रवण शिक्षार्थी, ऑडियो लर्नर्स या श्रवण शिक्षार्थी। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कुछ शिक्षार्थी ऐसे भी होते हैं
जो सुनने के लिए होते हैं, कह सकते हैं जो श्रवण शिक्षार्थी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं उनको हम सुना करके चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पर्श करके सीखना चाहते हैं, चीज़ों को स्पर्श करके सीखेंगे, कहेंगे कि ये कैसा है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि खुरदरा है, मोटा है, पतला है ना, स्पर्श करके अपने हाथों और सूक्ष्म कामक कौशलों के हिसाब से, है ना, उनको हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। प्रक्रिया में प्रदर्शन करके, छात्रों के प्रदर्शन को दोहरा करके, है ना, अन्य छात्रों को जो भी प्रदर्शनकारी विधियां हैं उनको दिखा करके बच्चे को बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे ही बच्चे को हम लोग काइनेस्थेटिक यानी कि बच्चे को गति करा करके भी चीज़ों को सिखाया जा सकता है ना। गतिज सीखने के जो शिक्षार्थी होते हैं ये सीखने के लिए बेहतर उपयोग करते हैं चीज़ों का, है ना, गति करके सीखते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो गतिज शिक्षार्थी के अंतर्गत आती है। ऐसे ही आपका यूनिट आता है आपका 3.4, यूनिट आपका 3.4। इसके अंतर्गत आपका जो टॉपिक है इसमें सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जिसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारी संस्कृति है उसके अनुसार धर्म, जाति, है ना, इसके अनुसार चीज़ों को बेहतर बनाना, यानी कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे रीति रिवाज क्या हैं, है ना, इसके अंतर्गत बच्चे को बेहतर बनाना, उसकी भाषाई, धार्मिक, है ना, जनजाति जो भिन्नताएं हैं उनको देखना, है ना, और इनको बेहतर बनाना हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक के अंतर्गत आती है। अगर समाज और संस्कृति में, है ना, भिन्नता पाई जाती है, उनके रीति रिवाजों में भिन्नता पाई जाती है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे को कह सकते हैं कि सीखने को प्रभावित करती हैं। जैसे ही बच्चे की भाषा जो है वो अगर अलग अलग है तो वो भी चीज़ों को प्रभावित करती है ना। अगर एकजुट संकेत और भाषा का प्रयोग किया जाता है समाज में तो बच्चे को बेहतर बनाते हैं। ऐसे ही जो धर्म होता है ना, बहुत से हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, है ना, जो सामाजिक गतिविधियों को कह सकते हैं कि धार्मिक चीज़ जो हैं वो उनकी अलग अलग रहती हैं, इस कारण से भी सीखने में चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं जाति, है ना, जातियों से भी उनके जो सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें होंगी, है ना, जो भी संस्कृतियाँ होंगी, जो भी उनके रीति रिवाज होंगी, जो भी उनका व्यावसायिक प्रसिद्धता होगी, है ना, विवाह होगा, है ना, शुद्ध प्रदूषण, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका जाति के अंतर्गत आएंगी, ये भी हमारे सीखने को प्रभावित कर सकती हैं। लिंग भी हुआ, है ना, लड़का है या लड़की है, महिला है या पुरुष है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के लिंग से भी सीखना जो है वो प्रभावित होता है। जो भी जनजाति है बच्चे की वो भी सीखने को प्रभावित करती है। जो भी सामाजिक सांस्कृतिक समूह हैं, ये सभी चीज़ जो हैं वो सीखने को प्रभावित करती है। हम कह सकते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियाँ, धर्म, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रहती हैं। इसके लिए जो भी समूह हैं इनके आधार पर चीज़ों को विभाजित करना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, भाषा, लिंग, इनको सबको एकजुटता में लाना। इसमें क्या होगा, जब सारी चीज़ें एकजुट में होंगी तो सभी जो भारतीय समाज है उनको अच्छा विकसित किया जा सकेगा और जो भी उनका विश्लेषण है उन विश्लेषण को किया जा सकेगा। तो ये चीज़ें आपकी 3.4 के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में आपका 3.5 है ना, 3.4 बहुत छोटा सा था, केवल सामाजिक चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा था, सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें जो हमारे सीखने को प्रभावित कर रही हैं, जो हमारा सीखना जो है उसको बढ़ा रही हैं और घटा रही हैं। इसके बाद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का निहितार्थ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निहितार्थ। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनके अनुभव को और अधिक बनाना, जो भी छात्रों की प्रासंगिक जानकारी है
इसको बनाए रखने में मदद करना, सीखने के सिद्धांत और विशेष शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, है ना, इनकी जो भी कह सकते हैं कि साइन लर्निंग थ्योरी हुई या कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी हुई, है ना, इनको कैसे बेहतर बना सकें। इसके अंतर्गत मौखिक रूप से बच्चों की स्वतंत्रता को बेहतर बनाना, और जो भी आपके बच्चे हैं या जो भी बच्चे सीखना चाह रहे हैं मौखिक और लिखित रूप से, इनको बेहतर बनाना। जो भी सिद्धांत हैं, शिक्षा के जो भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को सोचना, समझना और प्रशिक्षण देना सर्वोत्तम तरीके से, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सिखाया जा सकता है। इसमें पारस्परिक शिक्षक और जो भी बच्चे हैं उनको एक नया अवसर देना, उनकी जागरूकता में वृद्धि लाना, उनकी नौकरी पेशा, है ना, और कह सकते हैं कि आकलन करना और चीज़ों को प्रोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निहितार्थ में आ जाएगा, सीखने में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम स्पेशल जो चाइल्ड हैं उनका हम कह सकते हैं इम्प्लीकेशंस कर सकते हैं, कैसे हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको हम बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी 3.5 के अंतर्गत आ जाएंगी। बहुत छोटी यूनिट थी। मेन यहाँ पर आपका 3.1 जो था यूनिट वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लेना, है ना, और 3.2 जो यूनिट है उसमें ऐसे ऐसे करके स्टार बना लेना। ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 यूनिटें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है और समय को बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया गया। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आपको 2 अक्टूबर तक कितने करने हैं, 50K का परिवार पूरा करना है। और आपको पता है कि 45K का परिवार अपने पास हो चुका है। तो 50K का परिवार आप अगर 2 अक्टूबर तक पूरा कर देते हो, मैंने आपको बताया है कि दिव्यांग बच्चों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज कराई जाएगी एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार के द्वारा, और जहाँ पर भी होगी, जैसे भी होगी, आपको उसकी सूचना दी जाएगी। अगर 50K हो जाता है 2 अक्टूबर तक तो, और अगर नहीं होता है तो फिर जब भी होगा तब ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। अब आपका, अगर आप चाहते हैं कि दिव्यांग बच्चों को 2 अक्टूबर पर ही हम अपने इस परिवार को 50K तक पहुंचा दें, तो आप लोग दोस्तों थोड़ा मेहनत करके चीज़ों को बेहतर बनाइए और सभी तक वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कराइए। धन्यवाद।